नमस्कार। दोपहर के 2 बज रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया पर आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा, क्या प्रधानमंत्री से सोनिया गांधी का सवाल सिर्फ सियासत है? देखिए, सवाल इसीलिए खड़ा हो गया है क्योंकि कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लॉकडाउन पर सरकार से सवाल पूछे हैं। सोनिया गांधी ने पूछा है कि 17 मई के बाद क्या होगा और कैसे होगा। साथ ही उन्होंने ये भी सवाल किया है कि सरकार आखिर किस आधार पर यह तय कर रही है कि लॉकडाउन कितना लंबा होना चाहिए। तो वहीं इस बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना से बुजुर्ग, शुगर के मरीज और हार्ट के मरीज को बचाने की जरूरत है। इन बयानों के बाद मुद्दा गर्म हो गया है कि क्या प्रधानमंत्री से सोनिया का सवाल सिर्फ और सिर्फ सियासत है। लॉकडाउन बढ़ाने के फैसले पर सोनिया गांधी सरकार से सवाल पूछती हुई और सोनिया गांधी ने पूछा है कि देश की जनता को ये जानने का हक है कि लॉकडाउन आगे क्या बढ़ेगा, 17 मई के बाद इस लॉकडाउन का क्या स्वरूप होगा। अब ऐसे में सवाल ये है कि कांग्रेस के और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हर बार लॉकडाउन की अवधि से पहले प्रधानमंत्री कई चरणों में बैठक करते रहे हैं। ऐसे में क्या इस फैसले को पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार का फैसला बताया जा सकता है? हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से विक्रांत यादव जुड़ गए हैं। दिल्ली से ही अरुण सिंह हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी से आ रही इस खबर पर। कांग्रेस पार्टी से सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ हैं और उधर बीजेपी से रोहित चहल जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले अरुण, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि आज जितने सवाल कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पूछे, उन सवालों को पूछने के पीछे क्या उद्देश्य था? ये सवाल क्यों रखे गए? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कोरोना के चलते जो लॉकडाउन है उससे बेशक जनता परेशान है। परेशान होना लाजमी भी है क्योंकि इतनी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं। कांग्रेस पार्टी उन लोगों की मुश्किलों को ज़रूर सामने लाना चाहती है और इसीलिए सोनिया गांधी ने यह सवाल उठाया कि क्या लॉकडाउन 17 तारीख के बाद भी बढ़ने वाला है? कोई प्लान भी है सरकार के पास या यूं ही फैसले ले रही है? क्या क्राइटेरिया है, किस आधार पर लॉकडाउन का फैसला वो लेती है? दो और बड़ी बातें जो सोनिया गांधी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी उसमें ये उठाया गया है। पहली बात तो ये कि जो स्टेट्स का रेवेन्यू है वो लगातार घट रहा है, उनके पास टैक्स कलेक्शन नहीं हो रहा है, उनके पास पैसे नहीं है। तो केंद्र सरकार से कई बार उनके आरोपों के मुताबिक बात कही गई, प्रधानमंत्री से पैकेज मांगा गया, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से चुप्पी ही अब तक सामने आई है। कोई पैसा केंद्र सरकार ने राज्यों की मदद के लिए दिया नहीं। एक आरोप ये है और दूसरा आरोप ये है कि जब आप जोन निर्धारित करते हैं कि कौन सा इलाका ग्रीन जोन में होगा, ऑरेंज जोन में होगा या रेड जोन में होगा, तो जो राज्यों के मुख्यमंत्री कांग्रेस शासित थे उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के अधिकारी और जो कर्मचारी हैं वो जमीनी है कि हकीकत जानते नहीं और दिल्ली में बैठकर फैसला ले रहे हैं, राज्यों से बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो मोटा मोटी ये तो और दो बड़ी बातें आप कह रहे हैं। एक तो बड़ा सवाल ये उठा कि ये राज्य जो है इस वक्त मुसीबत में है, केंद्र सरकार से उन्होंने पैकेज की मांग की, तो उस पैकेज पर अभी तक केंद्र सरकार खामोश क्यों है? और दूसरा सवाल ये उठाया गया कि दिल्ली में बैठ करके राज्यों की स्थिति क्या है, आप किस तरह से उनको जोन्स में बांट रहे हैं। हमारे साथ विक्रांत भी मौजूद है, उसके बाद मैं अपने पॉलिटिकल गेस्ट के पास जाऊंगी। लेकिन विक्रांत, आपसे सीधा सवाल, देखिए यहाँ पर सियासत का सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि अभी तक जो प्रक्रिया हमें पता है उसके मुताबिक तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करके लॉकडाउन पर फैसला लेते हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये लॉकडाउन का जो फैसला है ये पूरी तरह से केंद्र सरकार का है या इसमें देश भर के जितने भी राज्य हैं उन सबके मुख्यमंत्रियों से बात करके ही लॉकडाउन का स्वरूप तैयार होता है? देखिए नेहा, राज्य इस बात में कोई दो राय नहीं है कि राज्य इस मामले में सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं और जो एक बड़ा शब्द होता है जिसका अक्सर राजनीतिक दल इस्तेमाल करते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी संघ की जो सबसे मजबूत बात कही जाती है कि राज्य और केंद्र मिल करके जो फैसला लें वही सबसे बेहतर हो सकता है। और इस मामले में बीजेपी और सरकार का ये कहना है कि उन्होंने लगातार जब से लॉकडाउन का फैसला किया उससे पहले से मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की थी और उसके बाद भी हर बार जब लॉकडाउन बढ़ाया जाता है या उस पर कोई फैसला लिया जाता है तो उससे पहले एक मुख्यमंत्रियों की बातचीत बैठक होती है प्रधानमंत्री के साथ, जिसमें केवल राज्यों के मुख्यमंत्री रहते हैं और जिनको अधिकारियों को या महत्वपूर्ण मंत्री को बिठाना चाहे वो मंत्री बैठते हैं, जैसे स्वास्थ्य मंत्री बैठ सकते हैं। तो इस बैठक में ही ये फैसला लिया जाता है कि अब आगे क्या किया जाए और हर राज्य की वस्तु स्थिति जानी जाती है, मुख्यमंत्रियों से विचार लिया जाता है, उनके मुख्य राज्य के बारे में जानकारी ली जाती है, क्योंकि केंद्र भी ये मान रहा है कि इस मामले में सबसे बड़े स्टेक होल्डर राज्य से कि मोदी सरकार या केंद्र की सरकार
खुद से ये फैसला नहीं ले रही है, मुख्यमंत्रियों से बात करके फैसला लिया जा रहा है। फिर इस तरह के जो सवाल उठ रहे हैं उनको किस तरह से देखा जाए, क्या उनको सियासत से जोड़कर देखा जाए या नहीं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, बीजेपी नेता विजय सोनकर शास्त्री कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर, कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी पर पलटवार कर रहे हैं और उन्हें सवालों को, उनके जो सवाल हैं सोनिया गांधी के, उनको विजय सोनकर शास्त्री गलत बता रहे हैं। सोनिया जी ओछी राजनीति कर रही हैं। रेल भाड़ा इत्यादि के संदर्भ में भी यही देखने को मिला है। बेहतर तो यही होता कि वो अपने मुख्यमंत्री या उसमें से किसी एक मुख्यमंत्री से पूछ लेती, तो शायद उनको सच्चाई का पता चल जाता। केंद्र सरकार जो भी निर्णय ले रही है, खासतौर से कोरोना के संदर्भ में, उसमें सभी मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर के बैठ कर के उनकी बैठक में ये निर्णय लिया जा रहा है। उनको शायद ये पता नहीं है। तो सुरेंद्र जी, बार बार आपने जितने लोगों को सुना, सबकी तरफ से यही सवाल उठ रहा है कि कोई भी केंद्र सरकार की अगर बात की जाए तो कोई भी केंद्र सरकार खुद से ये फैसला नहीं ले रही है। यहाँ पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात हो रही है, उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों में कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। तो ऐसे में जो सवाल सोनिया गांधी उठा रही हैं, क्या वो महज सियासत है? नेहा जी, पहले तो मैं धन्यवाद दूं, आप कम से कम एक जागरूक विषय पर बहस कर रही हैं। आप थोड़ा सा ध्यान से मेरी बात सुन लीजिएगा, डिस्टर्ब मत कीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूं। पहली चीज तो विजय सोनकर शास्त्री जी खुद एक बहुत ही निर्लज्ज और ओछे नेता हैं, इसीलिए उन्होंने सोनिया जी के लिए ओछे शब्द का इस्तेमाल किया। सोनिया जी अगर सवाल पूछ रही हैं तो क्या अपने प्रधानमंत्री से, देश के प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछे जा सकते? नंबर एक। नंबर दो, अभी तक राज्यों के साथ 4 बार बैठक हुई है, राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ। आपके पास अगर वो सर्कुलर ना हो तो मैं भेज दूंगा। चारों बार में 3-3 मुख्यमंत्रियों को बोलने का मौका दिया गया है। इसका बड़ा स्पष्ट प्रमाण है कि उससे पहले ही सर्कुलर जो जाता है वो सर्कुलर मेरे पास है, आप चाहेंगे तो मैं आपको भी दे दूंगा। तो हर बार में मात्र कभी 3 और कभी 4 मुख्यमंत्री बोलते हैं। तो 3 और 4 मुख्यमंत्री, अगर 27 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उनमें से 3 मुख्यमंत्री बोलेंगे तो यह फैसला केंद्र का ही माना जाएगा, इसमें कहीं कोई भी दो राय नहीं है। और रही बात लॉकडाउन के बढ़ाने की, तो हमने लॉकडाउन के बढ़ाने का आज तक विरोध न किसी मुख्यमंत्री ने किया, न हमारी पार्टी ने किया, न श्रीमती सोनिया गांधी जी ने किया। हमेशा लॉकडाउन के हम समर्थन में खड़े रहे। लेकिन अगर हम ये सवाल पूछते हैं आपसे कि साहब, राज्य को, जो राज्य इस समय गंभीर वित्तीय संकट में फंसे हुए हैं, उनके लिए आपने आरबीआई से कोई 0% की बुकिंग विंडो खोली? आपका कोई जवाब नहीं। जब हम ये पूछते हैं राज्यों के लिए कि साहब आप हमारे जो ड्यूज हैं वो आप हमें दे दीजिए, उसका कोई केंद्र से जवाब नहीं। और जब हम ये कहते हैं कि एक हमें बड़ा आर्थिक पैकेज अपने उद्योगपतियों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए चाहिए, बेरोजगारों के लिए चाहिए, उसका कोई जवाब नहीं। जब हम देखिए सुरेंद्र जी, जो बात आप कह रहे हैं ना, मैं राजस्व की बात पर आपसे एग्री करती हूँ। जो राजस्व की बात आप कह रहे हैं उस पर वाकई में हर राज्य को केंद्र की तरफ से जवाब का इंतजार है। लेकिन जहां तक सवाल शुरू हो रहे हैं, 17 मई के बाद क्या होगा, कैसे होगा, लॉकडाउन कितना लंबा होना चाहिए, सर, इस पर तो देश के जितने राज्य हैं सब मुख्यमंत्री अपनी बात रख चुके हैं। मुझे अच्छे से याद है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात हुई थी, उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा था कि लॉकडाउन अभी नहीं हटना चाहिए। तो राज्यों के मुख्यमंत्री, और ये फेडरल स्ट्रक्चर है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद देश की जनता कर रही है कि हर राज्य के मुख्यमंत्री की सुनने के बाद ही केंद्र सरकार इतना बड़ा फैसला ले रही है। बहरहाल आपने जो कहा है सर, उस पर रोहित चहल जवाब देंगे। रोहित, मैं देख रही थी जिस वक्त सुरेंद्र राजपूत जी अपनी रख रहे थे, आप मुस्कुरा रहे थे, क्यों? सुरेंद्र राजपूत पूछ रहे हैं कि सोनिया गांधी अगर सरकार से सवाल पूछ रही हैं तो वो पूछ सकती हैं। इस देश का नागरिक होने के नाते उनका फर्ज भी है और अधिकार भी। देखिए, बिल्कुल सुरेंद्र राजपूत जी का और सोनिया जी का अधिकार है, मेरा भी अधिकार है, और अमेठी के और रायबरेली की जनता का भी अधिकार है कि सोनिया गांधी जी से पूछे कि सोनिया गांधी जी आज सांसद हैं रायबरेली की, उन्होंने हमें रायबरेली के लिए क्या किया, इस आपदा की घड़ी में सोनिया जी ने रायबरेली की जनता के लिए क्या किया, या राहुल गांधी जी जो अमेठी से भाग गए, उन्होंने अमेठी की जनता के लिए क्या किया? एक सवाल। दूसरी बात देखिए, जिस तरीके से कहा गरीबों के लिए क्या किया, 1,70,000 करोड़
का पैकेज जो है वो 1,70,000 का पैकेज जो है मोदी सरकार ने जारी किया। उसके अंदर 3 सिलेंडर देने की बात हो, जिस तरीके से 3 महीने का राशन फ्री देने की बात हो, जिस तरीके से माओ के खातों में 500 रुपए डालने की बात हो, किसानों के खातों में 2,000 का किसान निधि डालने की बात हो, तो सबका चिंता आज मोदी सरकार कर रही है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय की ओछी राजनीति सोनिया जी क्यों कर रही हैं? किस तरीके से लगातार बार बार झूठ बोलो, लगातार बोलो, बार बार बोलो, इसमें क्यों लगी हुई है? पहले इन्होंने मास्क पे सवाल झूठ बोला, उसके बाद इन्होंने पावर ग्रिड फेल हो जाएगा, प्रियंका जी निकल के आई, उसके बाद सियासत नहीं कर रहे हैं, सियासत पॉलिटिकल पार्टीज करती है, वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच का मसला है। मैं यहाँ पे बहुत सीधा सवाल पूछ रही हूँ जी, और वो सवाल ये कि पी चिदम्बरम जब कहते हैं कि राज्यों के पास एकदम पैसा नहीं है और सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया, जब अशोक गहलोत कहते हैं 10,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस राज्य को हो चुका है, हमने प्रधानमंत्री से पैकेज की मांग की लेकिन अब तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तो इन सवालों का जवाब बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते आप कैसे देंगे? क्योंकि यही सवाल सोनिया गांधी के भी हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपने बताया, लगातार मुख्यमंत्रियों से बात हो रही है। एक बात तो लॉकडाउन पे लगातार सवाल उठाते जा रहे हैं। पहली बात तो पंजाब की जहां तक बात है, उन्होंने लॉकडाउन एक्सटेंड किया, तेलंगाना ने अपना एक्सटेंड किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि हम एक्सटेंड करने वाले हैं। तो पहली बात तो लॉकडाउन जो है सारे राज्यों से बात करके हो रहा है। उसकी बात जहां तक इनके राज्य की बात करें, पंजाब ने कहा भैया हमें रेवेन्यू चाहिए, हमारा रेवेन्यू 6,000 करोड़ आता था, वो कहाँ है, वो लिकर बंद होने से। तो इनकी परमिशन मांगी इन्होंने दारू पिलाने की, तो भैया उनको रेवेन्यू के लिए भैया दे दिया गया। अब मुझे लगता है कम से कम ये राजनीति ना करे और जो सही जगह है उस पे बात करें, हर चीज पे सवाल उठाना। मेरा सवाल है, क्या कोरोना काल में भी आप लोग सियासत कर रहे हैं? बीजेपी सवाल उठा रही है, कदम कदम पर कांग्रेस से बात करके फैसले लिए जा रहे हैं, फिर भी क्या आप राजनीति कर रहे हैं? ठीक है रोहित, आपकी बात पर सुरेंद्र राजपूत जवाब देंगे, फिर मैं आपके पास आती हूँ सर, फिर आती हूँ आपके पास। उत्तर प्रदेश में अब तक आपका वनवास क्यों नहीं खत्म हो रहा? क्यों रायबरेली की जनता और अमेठी की जनता ने राहुल गांधी को हरा दिया? अभी तक राहुल गांधी ये क्या मजाक है? अगर इस तरीके से सवाल हो रहे हैं, आप एंकर हैं, आप भी किस तरीके से सवाल कर रहे हैं? आपको सोनिया जी किस तरीके से सवाल कर रही हैं? जी सांसद है सोनिया जी, सारी चीजों का जवाब दे देता हूं मैं। रायबरेली की सांसद श्रीमती सोनिया गांधी जी ने अपनी सारी सांसद निधि डीएम को ट्रांसफर कर दी है और उसके जरिए वहां पर बहुत अच्छे समुचित हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। उसके अलावा क्या किया वो बता दीजिए। राहुल गांधी जी नहीं है। और अरे अब यार आप 2 मिनट अब आप चुप तो रहिए, आपके सवालों का ही जवाब दे रहा हूं मैं। रोहित, कम से कम आपके समय में मैं नहीं बोला, उतना तो कम से कम सम्मान कीजिए आप, इतना तो सम्मान कीजिए। इतने ओछे और इतने निर्लज्ज तो मत बनिए आप। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है रोहित, एक मिनट। रोहित, आपने जो सवाल किए उसी का जवाब सुरेंद्र राजपूत दे रहे हैं, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। ठीक है सुरेंद्र जी, अपनी बात रखिए आप। और जी और दूसरी बात अमेठी की बात मैं बताऊं आपसे। अमेठी की सांसद श्रीमती स्मृति ईरानी जी इस वक्त बिल्कुल गायब हैं और राहुल गांधी जी लगातार चिंता कर रहे हैं। राहुल गांधी एक ब्लॉक और एक गांव में अरे भगोड़े तो आप हैं यार, आप लोग ये क्या है नेहा? एक मिनट ये बहस हो रही है तो मुझे बता दीजिए। मैंने बहस शुरू की थी देश से, मैंने बहस शुरू की थी सोनिया गांधी के सवालों से। हम कहां से अमेठी पर आ गए मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं आप दोनों के पास फिर से आऊंगी, थोड़ा मौका दे रही हूँ आप लोगों को कि आप अपने विचार जो हैं, अपने थॉट्स जो हैं थोड़ा कलेक्ट करें। मैं सीधे विक्रांत का रुख करूंगी। विक्रांत, सियासत का सवाल क्यों उठता है, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ। आप लगातार बीजेपी को भी कवर करते रहे, कांग्रेस को भी देखते रहे और राष्ट्रीय राजनीति पर भी आपकी बहुत पैनी नजर रही है। सियासत का सवाल, ये जो सवाल उठ रहे हैं, इन पर क्यों उठता है? क्योंकि सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं कि सवाल तो इस देश का कोई भी नागरिक पूछ सकता है, उसमें दिक्कत क्या है? देखिए, सवाल निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं और नेहा, जहां तक राजनीति की बात है, अगर राजनीतिक दल भले ही ये कहते रहे कि इस मसले पर राजनीति की जरूरत नहीं है या हम राजनीति से ऊपर उठ करके ये बात कर रहे हैं, लेकिन राजनीति से अलग कोई भी राजनीतिक दल नहीं हो सकता। उसका हर कदम, जो भी कदम वो उठाता है राजनीतिक दल, वो राजनीति का ही प्रेरित होता है और राजनीति के कारण ही वो कदम उठाए जाते हैं। चाहे वो आप जनता के हित में कदम उठाएं या फिर आप अपनी पार्टी, सरकार, बाकी चीजों में उठाएं। लेकिन एक बड़ी बात की, इस समय कोरोना के मामले में पूरी
पूरी दुनिया, ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, पूरी दुनिया इस समय वैश्विक बीमारी ये बन चुकी है और पूरी दुनिया इस समय तलाश कर रही है कि इस कोरोना से कैसे झेला जाए, कैसे इससे आगे निकला जाए। एक बड़ी बात जो बीजेपी और सरकार बार बार कह रही है, उनका ये कहना है कि राज्य सरकारें, जो कांग्रेस की राज्य सरकारें हैं, उनके पास ये पूरा अधिकार है कि केंद्र की जो एडवाइजरीज उनके पास गई हैं, अगर उन्हें लगता है कि उस एडवाइजरी में कोई चेंज उन्हें करना है तो वो उसमें अपना बदलाव कर सकती हैं। वो उन पर बाइंडिंग नहीं होती, एडवाइजरी पे अपने हिसाब से फैसला ले सकती है। लेकिन जैसे एक उदाहरण मैं आपको छोटा सा बताता हूं कि शराब की दुकानें खुलेंगी, इस बारे में एक एडवाइजरी जारी की, कुछ राज्य सरकारों ने उसे खोला, कुछ ने अभी कुछ इलाकों में बंद किया हुआ है। लेकिन जहां पर अफरा तफरी हुई, लोगों की भीड़ भाड़ बढ़ी, तो राज्यों ने अचानक से ये कह दिया, कुछ राज्यों ने, कि ये केंद्र ने अनुमति दी है, जबकि केंद्र ने ये कहा था कि ये एडवाइजरी है। तो इस तरीके से विक्रांत कहीं ना कहीं उस उदाहरण के माध्यम से यही कह रहे हैं कि केंद्र भले ही गाइडलाइंस जारी कर रहा हो, लेकिन अंतिम फैसला जो है वो राज्यों को ही करना है। मसलन की जो शराब की दुकानों को लेकर हुआ, जिसमें पंजाब ने एक बड़ा सराहनीय कदम भी उठाया। पंजाब के मुख्यमंत्री ने बहुत साफ कर दिया कि हम तो होम डिलीवर कराएंगे शराब, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि शराब की दुकानों के बाहर लंबी लाइन लगे। तो बावजूद इसके जब इस तरह की प्रक्रिया है और चल रही है, तो उसमें खामी क्यों देखी जा रही है, ये सवाल उठ रहा है राजपूत जी। अगर कोई खामी आएगी नेहा पंत, तो उसको खामी को बताया भी जाएगा, समझाया भी जाएगा और ठीक भी किया जाएगा। और लॉकडाउन के बाद के अगर हम प्रश्न उठाएंगे कि उद्योगों को आप क्या राहत देंगे, मजदूरों को क्या राहत देंगे, किसानों को आप क्या राहत देंगे और आपका ब्लूप्रिंट क्या है, आप जब कोरोना के मरीज घटेंगे या बढ़ेंगे, आपकी आईसीएमआर की रिपोर्ट क्या कह रही है, तो निश्चित तौर पर यह हमारा अधिकार भी है और ये जनता का अधिकार भी जानने का है और ये हम करेंगे। और ये लोगों के दिमाग में जो आप लोग सवाल पूछ रहे हैं उसको स्पष्ट करने के लिए, और आप ही से सवाल है, जब आप ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन का स्वरूप आगे क्या होगा, कितना लंबा होगा, उसमें और कितनी रेस्ट्रिक्शंस लगेंगी नहीं लगेंगी, तो एक बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप कांग्रेस पार्टी के बड़े कद्दावर नेता हैं, स्पोक्स पर्सन है, क्या कांग्रेस के मुख्यमंत्री ये बात, मुझे यकीन है कि प्रधानमंत्री को बताते होंगे जिस वक्त भी उनके साथ उनकी बैठक होती होगी, क्या इन सुझावों को केंद्र सरकार नहीं सुन रही है? क्या कांग्रेस पार्टी ऐसा कहना चाहती है? अगर 3 सुझाव, अगर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के सुझाव को सुन रहे होते तो आरबीआई से उन्होंने बोरोइंग विंडो खोल दी होती 0% पर, उन्होंने राहत का पैकेज दे दिया होता और उन्होंने राज्य सरकारों के जो ड्यूज हैं वो ड्यूज को दे दिए होते और इस तरीके की घटिया पीपीई किट और रैपिड किट्स को इस्तेमाल रोहित जवाब दीजिए होता। अगर सुन रहे होते कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्रियों की, तो 3 काम जिनकी बात कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे हैं वो अभी तक हो गए होते, उन पर सवाल नहीं उठ रहे होते। रोहित देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से लगातार आप देखिए मुख्यमंत्रियों को सुनिएंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे आम आदमी पार्टी को, लगातार वो संतुष्ट है, वो सेटिस्फाई है। भैया अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, मिर्ची लग गई मुझे पता है, रायबरेली की बोल से मिर्ची लग गई आपको, आपके पास जवाब नहीं है, सोनिया जी क्या कर रही है, ओछी राजनीति के अलावा कुछ नहीं कर रही है, रायबरेली की जनता पूछ रही है क्या कर रही है भैया। अरे सिर्फ और सिर्फ नेहा का समय खराब करने के लिए आए हैं, जानकारी आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास ना आपको जानकारी है, ना आपको लेना है, ना आपको देना है, खाने में रायबरेली और अमेठी के चक्कर में पड़े हुए हैं। आप बनारस में भूखमरी हो रही है, पूछना चाहते हैं, बनारस में भूखमरी हो रही है, बनारस से लेकर के अहमदाबाद में सबसे ज्यादा केस है। आपके नेताओं को और श्री नरेंद्र मोदी जी को शर्म नहीं आ रही है, बेशर्म एक मिनट मैं चर्चा को जरा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में लाना चाहती हूँ। एक मिनट, हम बार बार अमेठी रायबरेली नहीं जाएंगे। रोहित चहल, आपने वो बात कह दी एंड यू मेड योर पॉइंट। जो 3 बातें सुरेंद्र राजपूत ने यहाँ स्पेसिफिकली उठाई हैं, मैं चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आप उन 3 बिंदुओं का सिलसिलेवार तरीके से जवाब दें, वरना जो कांग्रेस पार्टी के सवाल है उनको बल मिलेगा। रोहित, ठीक है सुरेंद्र जी, अब रोहित चहल अपनी बात रख रहे हैं। हाँ देखिए, मुझे लगता है मैं जिस तरीके से बता रहा हूं, सभी देखिए, बोलने नहीं दूंगा, अब ये बोलने नहीं देंगे, इन्हें पता है मिर्ची लग गई है। अब मैं आपको अमेठी के बारे में बता। नहीं, एक मिनट, नहीं सर, इस प्रोग्राम पे ना धमकी नहीं चलती है, धमकी तो किसी की नहीं चलती है। अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो मैं अपने रिपोर्टर्स के पास चली जाऊंगी। आप इतने सम्मानित होकर के ऐसे धमकी नहीं देंगे, कोई किसी को धमकी नहीं देगा यहाँ पर। प्लीज, आप लोग बहुत सीजन पॉलिटिशियंस हैं, आपके मुंह से ऐसी बातें सुनकर के जनता का जो सर है ना वो शर्म से झुक जाता है।
ऐसी बात मत करिए प्लीज, एक मिनट सुरेंद्र जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सुनिए जो रोहित बात कह रहे हैं, फिर मैं आपको काउंटर करने का मौका दूंगी सर। हम वापस कोशिश कर रहे हैं कि हम नेशनल पॉलिटिक्स पर आ चुके हैं, उसी पर रहते हैं, ठीक है सुरेंद्र जी, एक मिनट। हाँ रोहित, जो बात सुरेंद्र जी ने उठाई है, जो 3 पॉइंट्स कांग्रेस पार्टी लगातार उठा रही है, खासतौर पर राजस्व का मामला, राजस्व कब पैसा पैकेज राहत केंद्र से मिलेगी, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ रोहित बोलिए। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैं बता रहा था कि सारे मुख्यमंत्रियों से लगातार बात हो रही है और सभी मुख्यमंत्री संतुष्ट हैं। आप देखिए जिस भी मुख्यमंत्री को सुने, लेकिन सिर्फ 1-2 लोग हैं, परिवार जो है वो कोई भी मुख्यमंत्री संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस के सारे मुख्यमंत्रियों ने आवाज उठाई है और विपक्ष के सारे मुख्यमंत्रियों ने आवाज उठाई है। मछली की तरह तड़प रही है, सारे के सारे मुख्यमंत्री असंतुष्ट हैं। ममता बनर्जी ने भी सवाल उठाया, नीतीश कुमार ने भी सवाल उठाया, वो क्या नाम बीजू पटनायक के लड़के ने भी सवाल उठाया, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भी और केरल के मुख्यमंत्री ने भी सवाल उठाया। रही है सोनिया जी, बिना देखे राहुल गांधी जी किस तरीके से और सोनिया जी मछली की तरह तड़प रही है, पूरी धमकियां दे रहे हैं। अब मुझे लगता है, मेरा एक प्रश्न है, इनसे प्रश्न है, देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जेपी नड्डा जी के आह्वान पे 5 करोड़ लोगों को बीजेपी के कार्यकर्ता रोज कोई भूखा ना सोए खाना खिला रहे हैं, लगातार जमीन पे लगे हुए, लेकिन एक दिन भी आपने देखा कि राहुल गांधी, अरे भाई जमीन पर तो आप लोग नजर ही नहीं आ रहे हैं, ना अमित शाह नजर आ रहे हैं, ना जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं, ना रोहित चहल नजर आ रहे हैं, बरेली की जनता का खून कोई नजर नहीं आ रहा। अमेठी में तो आप लोग गायब हैं। एक मिनट रोहित, जो आप सवाल उठा रहे हैं ना, मैं उसका जवाब ले लूंगी सुरेंद्र राजपूत से, लेकिन अभी तक आपने इस बात का जवाब नहीं दिया कि हर राज्य और उन राज्यों में बीजेपी शासित राज्य भी हैं, सबको रेवेन्यू की कमी है, सबके रेवेन्यू को धक्का लगा है। जीएसटी का जो पैसा अभी तक रिलीज नहीं हुआ है राज्यों को, क्या वो रिलीज होगा? रोहित, ये तो बहुत सीधा सवाल है, इसका सीधा जवाब आपको देना चाहिए, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, मैंने जो उदाहरण दिया पंजाब का, जहां तक विक्रांत जी ने बताया कि मुख्यमंत्रियों के ऊपर, सरकारों के ऊपर है, अगर वो कोई जो एडवाइजरी जारी हो तो उसमें कुछ अरे भाई पैकेज क्यों नहीं और हमारा बेहतर पैसा क्यों नहीं जो बकाया है वो बताइए। ठीक है, एक मिनट, मेरे ख्याल से अरुण कुछ कहना चाहते हैं। जी अरुण, जी बोलिए अरुण। की बात कीजिए। राहुल जी को राहत हो गई है, शराब की दुकानें खुल गई हैं। नेहा देखिए, नेहा सबसे बड़ी महत्व की बात है वो ये बात है कि राज्यों के पास जो पैसा आता है उसमें सबसे बड़ा जो उसके पास पैसा आता है, जो उसका स्रोत होता है, वो केंद्र सरकार में जो केंद्रीय कर होते हैं उसका हिस्सा जो राज्यों का होता है। दिक्कत की बात है कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, चूंकि उन्हीं की केंद्र में सरकार, इसलिए वो पूरे खुलेआम तौर पे ये बात नहीं कह सकते। कांग्रेस और गठबंधन की सरकारें इसको बड़ा मुद्दा बना रही हैं। अब राज्यों के पास रेवेन्यू इतना कम कलेक्ट हो रहा है कि वो अपने कर्मचारियों की तनख्वाह कैसे दें, जो ग्रांट जाती हैं तमाम विभागों में वो कैसे दें, और इसलिए वो मांग रहे हैं केंद्र सरकार से कि या तो कोई आर्थिक पैकेज दीजिए, या फिर जो जीएसटी का पैसा, जैसे कि आपने खुद जिक्र किया कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने और उसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे हैं केंद्र सरकार अगर उनके टैक्स का हिस्सा उनको नहीं देगी तो वो राज्य की व्यवस्था कैसे चलाएंगे। इस पर रोहित चहल क्या कह रहे हैं, स्पेसिफिक जवाब दें। ये अमेठी रायबरेली की बहस तो बाद में भी होती रहेगी। बिल्कुल रोहित, जवाब दीजिए। ये सवाल हमारे संवाददाता अरुण का है, सीधा सवाल सीधा जवाब सर। देखिए, बिल्कुल सीधा जवाब था मेरा अमेठी और रायबरेली का, इसलिए कि सोनिया जी भी सांसद है, जवाब से उनका भी बनता है, मैं इसलिए वो बोल रहा था। और मुझे लगता है लेकिन मैं देखिए जिस तरीके से बताया गया कि राज्य सरकारों की बात कर रहे हैं, देखिए केरला एक अपने आप को बहुत बड़ा बताता था, आज केरला अपने लोगों की सैलरी काट रहा है, बाकी कोई राज्य क्यों नहीं काट रहा? तो कहीं ना कहीं इस पे भी राजनीति करने के प्रयास में कांग्रेस पार्टी और जो उनके सरकारें वो लगी हुई है लगातार। अरे भैया, इसका जवाब नहीं देंगे, बाकी सारी चीजों का जवाब दे देंगे। अरे जनता को हमने दे दिया भैया, जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, आप लोग बेशरम लोगों की सरकार है, आप आम आदमियों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, पैकेज भी नहीं दे रहे हैं, और उसके बाद आपके पास जब जवाब कोई नहीं है तो कभी केरल चले जा रहे हैं और कभी आप पंजाब चले जा रहे हैं। लेकिन एक मिनट, ठीक है रोहित, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक सवाल, और विक्रांत उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। सुरेंद्र राजपूत जी, एक बड़ा सीधा सवाल, देखिए इस वक्त कहीं देश में, और आप लोगों ने लंबे समय तक सरकार चलाइए सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस पार्टी ने, आप लोग जानते हैं कि कोरोना काल में पूरा देश हर हालत में एकजुट दिखना चाहिए। सवाल होंगे, सवालों के जवाब होंगे, समस्या आएंगी, हमें उन सबको मिल करके सुलझाना है। कांग्रेस पार्टी इस समय क्या सुझाव देगी? क्योंकि राज्यों के रेवेन्यू पर बहुत बड़ा हिट लगा है, ये सब जानते हैं, लेकिन केंद्र सरकार के पास भी उतना पैसा नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है, इसीलिए हर तरफ पैसे का सूखा है। तो कांग्रेस पार्टी क्या सुझाव देगी? केंद्र किस तरह से देश के हर राज्य को पैकेज दे, क्योंकि जीएसटी कलेक्शन भी हो नहीं पाया, बहुत सारी चीजें, तो आप लोग क्या सुझाव देंगे?
तीन मुख्य सुझाव है नेहा पंजी। नंबर 1, 2014 से लेकर के और 2020 तक केंद्र सरकार ने लगभग 22 लाख करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी को पेट्रोल और डीजल की बढ़ा करके इकट्ठे किए हैं और कल फिर इन्होंने 10 रुपए और 13 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। तो ये जो पैसा इकट्ठा हुआ है, ये पैसा समान रूप से अगर सारे राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो निश्चित तौर पर सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। नंबर 1, पैसे की समस्या नहीं है। और अगर वो 22 लाख करोड़ इन्होंने कहीं कोई घपला कर लिया है तो ये लोग बताएं वो 22 लाख करोड़ रुपया समान रूप से सरकारों को दे दे। नंबर 2, राज्यों को आपको आरबीआई नहीं तो तीनों पॉइंट एक साथ मिक्स हो जाएंगे। एक मिनट सुरेंद्र जी, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे सर, रिक्वेस्ट है। पहले पॉइंट पर रोहित जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जितना पैसा पेट्रोल डीजल के एक्साइज से कलेक्ट किया है, अभी उस पैसे को सरकारों के बीच और जनता के बीच बांटने का वक्त है। देखिए, लगातार पैसा जहां तक है उनका रेवेन्यू जो लगातार था उनको राज्यों को दिया जा रहा है, लेकिन विषय यहाँ पर है, मैं अभी ट्वीट देख रहा था, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के श्रीनिवास, वो ट्वीट कर रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, तो इनके एक तो यूथ कांग्रेस वालों ने मान लिया, इन कांग्रेस ने मान लिया कि इनका जो देश है वो पाकिस्तान है, इनके जो प्रधानमंत्री है वो इमरान खान है। तो पहले तो उसमें बता दीजिए प्रधानमंत्री कौन है। निर्लज्ज और इतने नीच जवाब आपके चैनल पे दिए जा रहे हैं। एक मिनट राजपूत साहब, आपको जवाब नहीं मिल रहा है, मैं समझ रही हूँ, जवाब नहीं आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जाए। रोहित, सीधा सवाल था, उसी का जवाब दीजिए। बाकी मुद्दों के लिए हम अलग से डिबेट कर लेंगे। रोहित चहल, बाकी मुद्दों के लिए अलग से डिबेट कर लेंगे। जो सवाल पूछा सुरेंद्र राजपूत ने, उसी का जवाब दीजिए। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं कि लगातार पैसों रिलीज किए जा रहे हैं, राज्यों को पैसा दिया जा रहा है। अब इनकी सोनिया जी के पास पैसा नहीं पहुंच रहा, अब ये भैया क्या कहते हैं टिकटों से पैसा खा रहे हैं। अच्छा ठीक है, एक मिनट, ठीक है। लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि भाई दोनों पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दोनों हो सकता है अपनी राजनीति की बात कर रहे हो। विक्रांत, मैं आपके पास आना चाहूंगी। विक्रांत, क्या इस तरह की तस्वीर है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री शिकायत कर रहे हैं कि उनके पास कोई भी राहत का पैसा केंद्र से नहीं आ रहा है, या कमोबेश हर सरकार की, हर राज्य सरकार की इस वक्त यही स्थिति है? विक्रांत, देखिए, जो स्थिति नेहा पूरे देश ने झेली है कोरोना को लेकर के, उसमें कमोवेश राज्यों की यही स्थिति है। क्योंकि मार्च में हमने देखा कि कोरोना के लेकर के लॉकडाउन की शुरुआत हुई, मार्च में राज्यों के पास कुछ थोड़ा बहुत जीएसटी आया, और जो अप्रैल का महीना रहा उसमें जीएसटी लगभग शून्य हो गया, क्योंकि बाजार एकदम पूरी तरीके से बंद थे। लेकिन इस बीच में एक चीज को ये नहीं भूलना चाहिए कि जो केंद्र की कमाई है वो भी इस तरीके से बंद हो गई, क्योंकि जीएसटी राज्यों के पास भी नहीं पहुंचा और केंद्र के पास भी कोई जीएसटी नहीं आ रहा था, क्योंकि बाजार आर्थिक गतिविधियां पूरी तरीके से बंद थी। इसमें इसी में जुड़ा एक सवाल, जल्दी से छोटा जवाब आपसे चाहूंगी। यहाँ पर जब यही पॉइंट जब हमने पहले उठाया तो सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मानती है कि पेट्रोल डीजल से अब तक जितना पैसा आपने लिया है उसको इस वक्त राज्यों को राहत पैकेज के रूप में देने का, जनता के बीच बांटने का यही सही समय है। आपको कुछ जानकारी मिल रही है क्या सरकार के भीतर इस बात पर कोई मंत्रणा हो रही है, या ये पूरी तरह से रूल्ड आउट है ऑप्शन? देखिए, बिल्कुल एक चीज जो बताना चाहूंगा कि एक पैकेज जो जिसकी जिक्र रोहित कर रहे थे कि 1,70,000 करोड़ का पैकेज आया था, और एक और पैकेज जो हमें जानकारी मिल रही है कि एमएसएमई सेक्टर जो है, जो एक सबसे बड़ा सेक्टर है, इसमें प्रभावित हुआ है, जिसमें चाहे टूरिज्म हो, एविएशन हो, छोटे उद्योग हो, लघु उद्योग हो, सूक्ष्म उद्योग है, उनके लिए भी एक बड़ा इकोनॉमिक पैकेज आने वाला है। और उस पर एक बड़ी चर्चा चल रही है वित्त मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, इन सब के बीच में, और कई बार ऐसी खबर आई है कि उसको अंतिम रूप दिया जा चुका है। तो ये उम्मीद की जानी चाहिए तो राजपूत साहब, इस तरह के पैकेजेस पर चर्चा चल रही है, खासतौर पर छोटे और लघु उद्योगों को लेकर के। क्या कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार की नीयत पर, उनकी मंशा पर भरोसा नहीं कर रही है? क्या थोड़ा वक्त दिया जाना चाहिए मोदी सरकार को? हम पूरा देखिए, मैं एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है। हिज्ब कमांडर रियाज नाइकू मारा गया है। जी हाँ, आज सुबह से जिस खबर पर हम लगातार बने हुए थे उसको लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। पुलवामा के एक इलाके में सुरक्षा बलों ने रियाज नाइकू को पूरी तरह से घेर लिया था, और अब ये बड़ी जानकारी हमें मिल रही है कि रियाज नाइकू मार गिराया गया है। हम आपको बता दें, 2016 में बुरहान वानी की मौत के बाद धीरे धीरे रियाज नाइकू का आतंक का ग्राफ लगातार बढ़ा था, और ये सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है ये, रियाज नाइकू मार गिराया गया है। हिज्ब का कमांडर है रियाज नाइकू, बड़ा आतंकी है, और इसको मार गिराना कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। लगातार उसे घेर करके कोशिश यही की जा रही थी कि उसे अपने शिकंजे में लिया जाए, और अब ये सबसे बड़ी खबर आ रही है, एक ऐसा खूंखार आतंकी जिस पर 12 लाख का इनाम रखा था सेना ने,
वो खूंखार आतंकी रियाज नाइक को मारा गया है। और पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से घाटी में आतंकी हमले हुए हैं और जिस तरह से हमारे जवानों की शहादत हुई, उसके बाद ये भारतीय सेना की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू को मार गिराया गया है। रियाज नाइकू वो खूंखार आतंकवादी है जो हिजबुल मुजाहिदीन को एक करके रखने का बहुत बड़ा सूत्रधार रहा है। हिजब कमांडर रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद कहीं ना कहीं घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन को भी बहुत बड़ा झटका लगेगा। तो कश्मीर में सुरक्षा बल को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और कोरोना के संकट से जूझते देश के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। हमारी भारतीय सेना ने बहुत बड़ा काम किया है। हिजब कमांडर और खूंखार आतंकी रियाज नाइकू को मार गिराया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, A++ कैटेगरी का आतंकी था रियाज नाइकू। इसके ऊपर 12 लाख का सेना ने इनाम रखा था और लगातार कोशिश हो रही थी रियाज नाइकू तक पहुंचने की। इससे पहले भी अतीत में ऐसा हुआ है कि 2-3 बार रियाज नाइकू को घेरा गया और वो सुरक्षा बलों को चकमा देकर भाग गया। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि इस बार कोई भी चालबाजी रियाज नाइकू की काम नहीं आई और रियाज नाइकू मारा गया है। पुलवामा के एक इलाके में रियाज नाइकू को घेर कर रखा गया था और सुबह से ही जब हम ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे तो आपको ये बता रहे थे कि कहीं ना कहीं लोकल इंटेलिजेंस का भी रियाज नाइकू को घेरने में एक बहुत बड़ा रोल रहा है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि रियाज नाइकू मारा गया है। 2016 में बुरहान वानी की मौत के बाद जिस तरह से घाटी के हालात बिगड़े थे, उस दौरान रियाज नाइकू आतंक का एक नया चेहरा बनकर उभरा था। और जिस वक्त मूसा ने खुद को अलग कर दिया था हिजबुल मुजाहिदीन से, उस दौरान रियाज नाइकू ने हिजबुल मुजाहिदीन की कमांड संभाली थी और हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन को घाटी में एक करके रखने का काम किया था। हिजब का टॉप कमांडर रियाज नाइकू मारा गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। 12 लाख का इनाम इस आतंकी पर था। ये मोस्ट वांटेड आतंकी था और लगातार सुरक्षा बल कोशिश कर रहे थे कि इसे घेर कर इसका खात्मा किया जाए। और आखिरकार ये इस साल की सबसे बड़ी कामयाबी मिली है एक ऐसे वक्त में जब पिछले कुछ दिनों में आतंकी हमलों को झेलना पड़ा है हमारे जवानों को। हमारे कुछ जवान शहीद भी हुए और उनकी शहादत का बदला लेते हुए, उन्हें सही मायने में श्रद्धांजलि देते हुए 12 लाख के इस इनामी आतंकी रियाज नाइकू को मार गिराया गया है। तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल को बहुत बड़ी सफलता मिली है। 12 लाख का इनामी आतंकी रियाज नाइकू ढेर हो गया है। वो आतंकी रियाज नाइकू मारा गया है। हिजब का टॉप कमांडर है ये। और हम आपको बता दें कि 12 लाख का सेना ने इस पर इनाम रखा था। दरअसल अगर आप रियाज नाइकू की बात करेंगे तो ये घाटी का एक लोकल बाशिंदा ही था एक वक्त में। आतंकी बनने से पहले ये गणित का एक टीचर होता था। इसका चित्रकला में, पेंटिंग में शौक भी था। लेकिन अचानक बुरहान वानी की मौत के बाद धीरे धीरे आतंक के साए में आकर के ये हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर बन गया। A++ कैटेगरी का ये आतंकी है। कौन था रियाज नाइकू, हम आपको बता रहे हैं। सब्जार बट के मरने के बाद ये हिजब का कमांडर बना था और उसके बाद से ही लगातार कई आतंकी गतिविधियों को इसने अंजाम दिया। बुरहान वानी के बाद हिजब का ये सबसे बड़ा आतंकी बनकर उभरा। रियाज नाइकू पर 12 लाख का आर्मी ने इस पर इनाम रखा था। आतंकी बनने से पहले ये गणित का टीचर था, यानी बिल्कुल एक स्थानीय सामान्य सा नागरिक। कश्मीर में ये हिजब का कमांडर था। हमारे साथ इसी खबर पर संवाददाता रिफत जुड़ गए। रिफत, बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी खबर, रियाज नाइकू मारा गया। देखिए, इसी तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। हालांकि मैं इस वक्त स्टार्ट पे हूँ, लगातार फायरिंग अभी भी हो रही है। अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके की अब खबर आ रही है, ऑलमोस्ट ये कहा जा सकता है कि रियाज नाइकू की खबर आ रही है। टॉप कमांडर एचएम का रहा है और बुरहान वानी के बाद एक बड़ा चेहरा था एचएम का रियाज नाइकू। तो फिलहाल यहाँ पे मैं बिल्कुल स्पॉट में हूँ, उसी गाँव के साथ में हूँ मैं, जहाँ पे बहुत जबरदस्त अभी फायरिंग हो रही है। धमाकों की आवाज यहाँ से सुनाई दे रही है। तो अभी यह कहना कि ऑपरेशन खत्म हुआ सही नहीं है, ऑपरेशन अभी जारी है, लेकिन बताया जा रहा है कि रियाज नाइकू भी इस ऑपरेशन में मारा गया। जी, एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि आप इस चीज को स्पष्ट करें हमारे दर्शकों के लिए। रिफत, आप ये कह रहे हैं कि उस इलाके में ऑपरेशन जारी है, लेकिन इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि आतंकी रियाज नाइकू मारा गया है? जी बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ। जैसा आप अगर हो सका तो आप सुन भी सकते हैं धमाकों की आवाज या फायरिंग की आवाज। इस वक्त बिल्कुल मैं वहाँ उस स्पॉट पे हूँ। फायरिंग लगातार हो रही है, धमाकों की आवाज लगातार हो रही है। यहाँ पे सीआरपीएफ, पुलिस और आर्मी इस ऑपरेशन में लगी हुई है और जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट इस पूरे एरिया के हैं उनको सील कर दिया गया है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ने का खतरा रहता है। इसी वजह से इंटरनेट सर्विस जो है वो स्लैप कर दी गई है, इंटरनेट बंद कर दिया गया है। और ये कहा जा सकता है कि कर्फ्यू लाइक सिचुएशन जो है पुलवामा में इस वक्त है। और यहाँ
यहाँ जगह जगग पे रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं सड़कों पे, ताकि लोग कहीं पे जमा ना हो। हालांकि एनकाउंटर साइट के नजदीक कुछ लोग जमा जरूर हुए थे इर्द गिर्द। तो अब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के साथ डील करने के लिए अब मेजर्स लिए जा रहे हैं। सीआरपीएफ को भारी तादाद में जो है उनकी नफरी को तैनात किया जा रहा है। रिफत, ये बताइए रिफत, हम आपके पास आगे आएंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर, आतंकी रियाज नाई को मारा गया। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कोरोना वायरस नाम के इस विलन और हमारे देश के सुपर हीरोज़ यानी कि हमारे देश के डॉक्टर्स, नर्सेज, सफाई कर्मचारी, पुलिस, इनके बीच में लगातार एक जंग जारी है। लेकिन ये जंग हो क्यों रही है? किस लिए लड़ रहे हैं ये लोग? हमारे देश के सुपर हीरोज़ हमारे लिए जंग लड़ रहे हैं, हमें बचाने के लिए। अपनी जान खतरे में डालकर वो हमारी सुरक्षा के लिए ये जंग लड़ रहे हैं। हम भी इस जंग का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आप किसकी टीम में जाना पसंद करोगे? कोरोना वायरस विलेन की टीम में या फिर हमारे सुपर हीरोज़ की टीम में? मैं तो सुपर हीरो की टीम में ही जाऊंगा, ताकि मैं भी एक सुपर हीरो कहलाऊं। और मैं वो कैसे कहलाऊंगा? अपने घर में रहकर। मैं अपने सुपर हीरोज़ का साथ दे रहा हूं, इसीलिए मैं भी एक सुपर हीरो। आप भी एक सुपर हीरो बनिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहो, मलंग रहो, अपने परिवार के संग रहो। जय हिंद।